गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम दोड़िया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर जेंडर विद्यालय एवं समाज जो कि हमारा फर्स्ट पेपर रहेगा, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है नारीकरण की विशेषताएं। नारीकरण की विशेषताएं क्या है? इससे पिछले वीडियो में हमने शिक्षण व्यवसाय में नारीवादिता की अवधारणा को स्पष्ट किया था कि आज किस प्रकार शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत लैंगिक विभेद समाप्त किया गया है तथा बालकों के ही समान बालिकाओं को भी शिक्षा प्रदान करने के अवसर आज दिए जा रहे हैं। आज इनमें समानता स्थापित हुई है। आज विद्यालय स्तर पर मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को भी विद्यालय में आमंत्रित किया जाता है और इस व्यवस्था में अभिभावक मीटिंग के दौरान माता और पिता दोनों को ही आमंत्रित करते हैं और विद्यालय स्तर पर बालकों और बालिकाओं की शैक्षिक समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है। इसके अलावा आज प्रत्येक प्रमाण पत्र पर पिता के नाम के साथ साथ माता का नाम भी लिखा जाता है और इसके अलावा शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत बालक और बालिकाओं के सांस्कृतिक गतिविधियां अर्थात सहभागी क्रियाओं में भी समानता देखने को आज मिलती है। इसी प्रकार महिलाओं की दशा सुधारने में, जैसा कि भामाशाह, जिसे कि आज जन आधार कार्ड योजना कहा जाता है, इसके अंतर्गत भी महिला को घर का मुखिया मान लिया गया है और इस प्रकार महिला को समाज के अंदर सम्मानजनक स्थान आज प्रदान किया जा रहा है। इसका मुख्य जो कारण है वो महिला शिक्षा में वृद्धि होना है। इस प्रकार आज शिक्षण व्यवसाय में नारीवादिता की भूमिका बढ़ रही है। आज पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी शिक्षिकाओं के पद पर कार्यरत हैं और वह अपनी भूमिका का निर्वाह अच्छे ढंग से कर रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक वो नारीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित है। तो नारीवादिता का आशय उन सिद्धांतों व्यवहारों से है जो कि स्त्री के अस्तित्व को सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। तो नारीवादिता के अंतर्गत विविध प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विचार तथा उन मूल्यों एवं व्यवहारों को सम्मिलित किया जाता है जो कि नारी के संदर्भ में विविध व्यवस्थाओं को प्रस्तुत करते हैं। नारीवादिता के अंतर्गत नारी को एक और जहां उसको देवतुल्य माना गया है, अर्थात वैदिक काल में नारी की दशा अच्छी थी और वैदिक काल के अंतर्गत ग्रंथों में लिखा गया था कि जिस समाज में या परिवार में नारी का आदर या सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। इस प्रकार वैदिक काल में नारी की दशा अच्छी थी। गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, कोशा, लोपामुद्रा आदि वैदिक काल की प्रमुख विदुषी नारियां हुई। ये नारियां पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी तथा सामाजिक और धार्मिक उत्सवों में बढ़ चढ़कर भाग लिया करती थी। तो इस प्रकार जहां एक और नारी को देवता तुल्य माना गया है और उसकी विभिन्न रूपों में शक्ति के रूप में उनको पूजा भी जाता है, तो दूसरी ओर नारी पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लागू कर दिए जाते हैं। कारण कि आज हमारा जो समाज है वह पुरुष प्रधान समाज रहा है और पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंतर्गत
जो शासन शक्ति या सत्ता का अधिकार है वो पुरुषों को सौंपा गया है और स्त्रियों को घर गृहस्थी संभालने, अतिथि सत्कार करने और बच्चों को संभालने का कार्य सौंपा गया है। स्वभाव से ही नारी को कोमल मान लिया गया है, दया की मूर्ति समझा गया है, जो त्याग और बलिदान की मूर्ति है। और इस प्रकार कोमल और दया का भाव इन नारियों के प्रति रखा गया है। तो इस कारण नारी ने भी अपने आप को कमज़ोर समझना शुरू कर दिया और पुरुष की शासन सत्ता को स्वीकार करना वो अपना उत्तरदायित्व समझ लेती है। तो इस प्रकार समाज के अंदर एक और जहाँ नारी को देवतुल्य माना गया है, तो दूसरी ओर उस पर अनेक प्रतिबंध भी लागू कर दिए गए हैं। तो कभी कभी उसके कार्य व्यवहार पर नियंत्रण लगाकर उसको पुरुषों से भिन्न व्यवहार करने के लिए भी समाज के अंदर प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे कि एक स्त्री के पति के मरने के पश्चात विवाह अनुचित हो जाता है, कारण कि हमारे समाज के अंदर पूर्वाग्रह की अवधारणाएं प्रचलित हैं, रूढ़िगत धारणाएं प्रचलन में हैं, जिसके कारण स्त्रियों को अनेक अधिकारों से वंचित रखा गया है। जिस प्रकार एक स्त्री के पति की मृत्यु के पश्चात उसका दूसरा विवाह करना अनुचित माना जाता है, परंतु वहीं पुरुष द्वारा उसकी पत्नी के मरने के पश्चात दूसरा विवाह करना उचित ठहराया जाता है। इस प्रकार एक नारी को पति की मृत्यु के पश्चात उसे कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उसे घर की चार दीवारी में कैद होकर रूखा सूखा खाने को, साधारण वस्त्र पहनने को मजबूर किया जाता है। यहाँ तक कि किसी शुभ कार्य में जाना भी उसके लिए अच्छा नहीं माना जाता। इस प्रकार इनकी दशा काफ़ी खराब होने लगती है। तो वहीं पुरुष है, पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह अगर कर लेता है तो समाज उसको अच्छा मानता है, मान्यता प्रदान करता है। तो इस प्रकार की उपयोगिता और सत्यता जो है समाज के अंदर सिद्ध की जा रही है। प्रोफेसर एस के दुबे लिखते हैं कि नारीवादिता नारी प्रकृति, कार्य व्यवहार, अस्तित्व, सामाजिक उपयोगिता एवं नारी उन्नयन संबंधी विचारधाराओं का एक समूह है, जिसमें नारी के विविध रूपों, व्यवहारों, कार्यों एवं उसकी भविष्य संबंधी क्रियाकलापों का वर्णन इसके अंतर्गत किया जाता है, जिसके कारण समाज में आज जो नारी का स्वरूप है वह भिन्नता लिए हुए है और इसके बावजूद भी समाज के अंदर आज भी नारी की स्थिति शोचनीय है, दयनीय है और आज भी समाज में विविध विचारधाराओं का सहारा लेकर उसके प्रति शोषण का भाव रखा जाता है या नारी के साथ शोषण किया जाता है। आज की नारी अनेक बार शोषण और अपमानजनक व्यवहार से प्रताड़ित की जाती है। आज भी हमारे समाज में आए दिन समाचार पत्रों में या टेलीविज़न के अंतर्गत हम नारी के साथ हुए शोषण और अपमान की जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। आए दिन नारी के प्रति छेड़छाड़, बलात्कार संबंधी घटनाएं, इसके अलावा महिलाओं पर कसे गए भद्दे कत्ल की जो घटनाएं हैं ये आज भी चल रही हैं, बल्कि इससे स्त्रियों की दशा में काफ़ी गिरावट आई है। तो इस प्रकार की घटनाएं घटित होने का जो मुख्य कारण है वह सरकार कानून की उदासीनता है, क्योंकि अगर महिलाओं के प्रति इस प्रकार का कोई दुर्व्यवहार किया जाता है, चाहे वो छेड़छाड़ संबंधी घटना हो, बलात्कार संबंधी घटना हो या फिर घरेलू हिंसा से संबंधित घटना, तो इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई
अपराधी के प्रति की जानी चाहिए तथा स्त्रियों को न्याय मिलना चाहिए। तभी समाज के अंदर बढ़ रहे अपराधों पर नियंत्रण स्थापित होगा और समाज के अंदर जो बलात्कार संबंधी घटनाएं घटित हो रही हैं इसके विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए और इसके लिए अपराधी को मृत्युदंड भी दिया जाना चाहिए ताकि अन्य असामाजिक तत्वों को इससे सीख मिल पाए और जो माँ बेटी या बहन है वो अपने घरों में और समाज में सुरक्षित रह पाए। तो आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार आज हो रहे हैं इन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कानून का कठोरता से लागू होना अत्यंत आवश्यक है। तभी कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्या या बलात्कार संबंधी घटनाएं रुक सकती हैं। तो इस प्रकार आज भी समाज के अंदर महिलाएं अनेक शोषणों का शिकार हैं, अपमानजनक व्यवहार से पीड़ित है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि नारीवादिता नारी प्रकृति संबंधी विचारधाराओं का एक वर्णन है जो नारी की सामाजिक स्थिति को प्रकट करने में सहायक सिद्ध होता है। तो इस प्रकार हमारे समाज के अंदर नारी को विभिन्न रूपों में प्रदर्शित किया गया है। एक तरफ जहां उसको देवतुल्य माना गया है तो दूसरी तरफ उसे अनेक प्रतिबंधों को उन पर लागू कर दिया गया है। अब टॉपिक है हमारे जैसे कि नारीकरण की विशेषताएं क्या है। सबसे प्रथम विशेषता है वैचारिक प्रक्रिया, अर्थात नारीकरण की प्रक्रिया एक वैचारिक प्रक्रिया मानी गई है। दूसरी बात यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। तीसरी विशेषता यह एक सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में है। चौथी विशेषता यह एक धार्मिक विचार की प्रक्रिया है। पांचवी विशेषता यह एक व्यवहारिक प्रक्रिया मानी गई है। छठी विशेषता तर्क और चिंतन की प्रक्रिया के रूप में भी इसे दर्शाया गया है। सातवीं विशेषता है विचारों के संश्लेषण की एक प्रक्रिया है नारीकरण। इसी प्रकार विविधता की प्रक्रिया इसकी अंतिम विशेषता है। तो अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। सबसे प्रथम है वैचारिक प्रक्रिया। तो नारीवादिता अर्थात नारीकरण की जो प्रक्रिया है वह एक विचार संबंधी प्रक्रिया मानी गई है जिसमें विविध प्रकार के नियमों और सिद्धांतों के आधार पर नारी के विभिन्न रूपों की व्याख्या की गई है। इसमें नारी संबंधी विचारों के विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक स्वरूप को प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि नारी भूखी रहकर भी अपने बच्चों का लालन पालन करती है, उसे कोमल हृदय वाली मान लिया गया है और इस प्रकार अनेक उदाहरणों से यह मान्यता बन जाती है कि नारी स्वभाव से कोमल होती है। तो इस प्रकार की वैचारिक प्रक्रिया जो है वह नारीवादिता के अंतर्गत आती है। दूसरी है सामाजिक प्रक्रिया। नंबर 2 सामाजिक प्रक्रिया। तो इस प्रकार नारीवादिता या नारीकरण की प्रक्रिया को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में भी दर्शाया गया है। भले ही यह विचार नारी उन्नयन से संबंधित हो या फिर लैंगिक असमानता को प्रकट करता हो, जिस प्रकार की स्थिति में नारी के सामाजिक स्वरूप का वर्णन किया जाता है। समाज का एक पक्ष नारी को पुरुषों के समान अधिकार देने के पक्ष में है तो एक समाज का पक्ष ऐसा भी है जो नारी को पुरुषों के समान अधिकार देने के पक्ष में नहीं है, अर्थात वह पितृसत्तात्मक व्यवस्था के पक्ष में है। तो हमारे समाज के अंदर दो तरह की विचारधाराएं प्रचलित हैं। समाज का एक पक्ष जो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार देने के पक्ष में है ताकि समाज का विकास किया जा सके, और बिना स्त्री शिक्षा के समाज कभी विकास कर नहीं सकता। तो दूसरा पक्ष समाज में ऐसा भी है, अर्थात
पुरुष वर्ग है अपनी शासन सत्ता बनाए रखने को स्त्रियों को अधिकार देने के पक्ष में नहीं है तथा वह पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बनाए रखते हुए शासन शक्ति अपने हाथ में रखना चाहता है और स्त्रियों को घर गृहस्थी संभालने और बच्चों को संभालने तक ही सीमित कर देना चाहता है। तो इस प्रकार यह एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में भी है कि इसके अंतर्गत समाज की दो विचारधाराओं का आपस में टकराव चलता है। एक पक्ष स्त्री स्वतंत्रता के पक्ष में है तो दूसरा उन्हें अनेक प्रतिबंधों में दबा कर रख देना चाहता है। तीसरा है सांस्कृतिक प्रक्रिया। नंबर 3 है सांस्कृतिक प्रक्रिया। तो इस प्रकार नारीवादिता में नारी की प्रकृति से संबंधित सांस्कृतिक विचारधाराओं को भी प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि नारी लोक नृत्य में निपुण मानी जाती है और नृत्य और गायन में इनका एकाधिकार होता है। इस प्रकार के अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करना स्त्रियों के लिए उपयोगी माना जाता है, जबकि एक पुरुष भी अच्छा नृत्य कर सकता है। इस प्रकार नारीवादिता को सांस्कृतिक विचारों द्वारा स्त्री प्रकृति का निरूपण करने वाली एक प्रक्रिया के रूप में भी इसे स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है धार्मिक विचारों की प्रक्रिया। नेक्स्ट है धार्मिक विचार की प्रक्रिया। तो नारीकरण की जो प्रक्रिया है वो एक धार्मिक विचारों की प्रक्रिया भी मानी जाती है, जिसमें नारी को पति एवं परिवार धर्म के विविध प्रकार के कार्य संपन्न करने की सलाह दी जाती है। अर्थात धार्मिक ग्रंथों में स्त्री को उसके कर्तव्य और दायित्वों से बांधा गया है। तो धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत पति धर्म का पालन करना और अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को निभाना स्त्री का परम धर्म माना गया है। अर्थात पति ही उसके लिए ईश्वर है, तीर्थ स्थल है, अतः उसे उसकी आज्ञा में रहकर ही कार्य करना चाहिए और निस्वार्थ भाव से अपने परिवार की सेवा करनी चाहिए। तो पतिव्रत धर्म का पालन करना स्त्री को सलाह दी जाती है कि जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती है वह स्वर्ग में जाती है। तो इस प्रकार नारी की प्रकृति को पतिव्रत धर्म से जोड़ने का प्रयास भी हमारे समाज में किया गया है और इस प्रकार स्त्री प्रकृति के संदर्भ में धार्मिक विचारों का जो व्यापक प्रभाव है वह हमारे समाज के अंदर दिखाई देता है। आज भी स्त्रियां अंधभक्त की तरह अपने पति की सेवा निस्वार्थ भाव से करती है और उसकी हर आज्ञा का पालन करना वह अपना धर्म मानती है। तो इस प्रकार यह धार्मिक विचारों की प्रक्रिया भी है, इसके अंतर्गत स्त्री को धर्म के नैतिक दायित्वों को बताकर उसे परिवार और पति के कर्तव्यों के प्रति ज्ञान करवाया जाता है। नेक्स्ट है व्यवहारिक प्रक्रिया। व्यवहारिक प्रक्रिया इस प्रकार नारीवादिता को एक व्यवहारिक प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसमें नारी के प्रकृति एवं सामाजिक व्यवहार की व्यापक चर्चा की जाती है। नारी के व्यवहारिक स्वरूप को विविध रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि एक नारी एक बहन, जैसे एक नारी बहन, माता तथा अन्य संबंधों के रूप में किस प्रकार की भूमिका निर्वहन करती है तथा उसे किस प्रकार से सर्वोत्तम व्यवहार करना चाहिए, इसलिए इसे एक व्यवहारिक प्रक्रिया के रूप में भी दर्शाया गया है। तो इस व्यवहारिक प्रक्रिया के रूप में नारी के विविध रूपों की चर्चा की गई है, अर्थात पत्नी, माँ, बहन आदि के रूप में उसकी भूमिका स्पष्ट की गई है। किस प्रकार उसे
अपनी भूमिका को ध्यान में रखकर परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार करना है और परिवार की निस्वार्थ भाव से सेवा उसे करनी चाहिए और व्यवहार में उसे अपने कर्तव्य और दायित्वों का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए ताकि वह पारिवारिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो और परिवार के सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रवैया रख सके। इसी प्रकार नेक्स्ट है तर्क एवं चिंतन की प्रक्रिया। तर्क एवं चिंतन की प्रक्रिया। तो इस प्रकार नारीवादिता की प्रक्रिया में विविध विचारों को तर्क एवं चिंतन के आधार पर नियम या सिद्धांत का रूप प्रदान कर दिया जाता है। जैसे कि नारी को एक शक्ति का अवतार माना गया है, क्योंकि जब तक वह किसी अन्याय को सहन करती है, अर्थात जब तक वह किसी अन्याय को चुपचाप सहन करती है तब तक तो ठीक है। जब उसके सब्र का बांध टूट जाता है तो वह अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है और अन्याय को जड़ से मिटाकर ही रहती है। जैसे कि महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और शोषण की प्रक्रिया को समाप्त करने में इसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी श्रृंखला में रजिया सुल्तान, जो कि सल्तनत काल की प्रथम और अंतिम शासिका थी, इन्होंने भी समाज में स्त्रियों के वर्चस्व को स्थापित किया था। इसी प्रकार महारानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन के प्रति विद्रोह की भावना रखते हुए अग्नि में जौहर कर दिया था। तो इस प्रकार नारीकरण की जो प्रक्रिया है तर्क और चिंतन की प्रक्रिया मानी गई है, अर्थात जब तक नारी में सहनशीलता पाई जाती है तब तक तो ठीक है। जब सब्र का बांध टूटता है तो वह फिर शक्ति का रूप धारण कर अन्याय को जड़ से उखाड़ फेंकती है। इसको अनेक उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। फिर है विचारों के संश्लेषण की प्रक्रिया। विचारों के संश्लेषण की प्रक्रिया है ये। तो इस प्रकार नारीवादिता को विचारों की दृष्टि से संश्लेषणात्मक प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें विविध विचारधाराओं एवं मतों का संश्लेषण करके नारी के स्वरूप या नारी की विशेषताओं को निर्धारित किया जाता है। जैसे कि एक नारी को सहनशीलता की प्रतिमूर्ति माना गया है, क्योंकि वह स्वभाव से ही सहनशील प्रकृति की होती है और समाज में अनेक उदाहरणों के द्वारा नारी की सहनशील प्रकृति को स्पष्ट किया गया है। जिस प्रकार सीता एक सहनशील प्रवृत्ति की नारी रही है, इसी प्रकार सती अनसुईया सहनशील प्रकृति की मूर्ति रही है। इस प्रकार अनेक देवियों जो है सहनशील प्रकृति की होती हैं। तो इस प्रकार विचारों के संश्लेषण की प्रक्रिया के रूप में भी इसे स्वीकार किया गया है। लास्ट है विविधता की प्रक्रिया। विविधता की प्रक्रिया तो नारीवादिता के विचारों की विविधता के साथ नारी प्रकृति की विविधता के रूप में भी इसको देखा जाता है। जैसे वैदिक काल की परंपराओं में नारी के स्वरूप में वर्णन, मध्यकाल में नारी के स्वरूप का वर्णन और आधुनिक समाज में नारी के स्वरूप में भिन्नता दिखाई देती है। अर्थात समाज में जो दशा स्त्रियों की वैदिक काल में थी, अर्थात उन्हें सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। वैदिक काल की जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों के समान सामाजिक और धार्मिक उत्सवों में भाग लेती थी। गार्गी, मैत्री, घोषा, लोपामुद्रा, कात्यायनी ये उस समय की प्रमुख विदुषी नारियां थीं, जिन्होंने समाज में स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया था।
इसी प्रकार मध्यकाल के अंतर्गत नारियों की स्थिति या दशा में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि मध्यकाल अर्थात मुगल शासन काल के अंतर्गत जो माता पिता थे अपनी पुत्रियों को मुगल शासकों की कुदृष्टि से बचाने के लिए इन्होंने पर्दा प्रथा, अशिक्षा और बाल विवाह प्रारंभ कर दिए, जिससे जो महिलाएं थी घर की चार दीवारी में कैद होकर रह गई तथा उन्हें अपना विकास करने का अवसर मिल नहीं पाया। इनमें जागरूकता का अभाव रहा तथा इसके कारण ये अपने अधिकारों की प्राप्ति करने में असफल रही। परिणाम स्वरूप मुगल काल में स्त्रियों की दशा काफ़ी गिर गई थी। इसी प्रकार मुगल काल के पश्चात आज आधुनिक काल में महिलाओं की दशा में काफ़ी सुधार आने लगा है। आज महिलाएं पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने लगी है। अभिभावक भी अपने बालकों के समान ही अपनी बालिकाओं को भी शिक्षा प्रदान करवा रहे हैं। आज महिलाओं की शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी है, जिसके कारण वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं तथा समाज के अंदर हो रहे शोषण और अपमान के विरुद्ध आज वह संघर्ष करने लगी है। फिर भी महिलाओं की दशा सुधारने के लिए सरकार का सहयोग अत्यंत आवश्यक है, ताकि महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों को जड़ से मिटाया जा सके। इसके लिए कानूनों को समाज के अंदर कठोरता से लागू करना आवश्यक है, ताकि बलात्कार संबंधी घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सके और महिला शिक्षा में वृद्धि करके जो महिलाएं हैं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकती हैं तथा समाज में पुरुषों के समान कार्य कर सकती है। तो आवश्यकता इस बात की है कि समाज के अंदर लैंगिक विभेद समाप्त किया जाए, पूर्वाग्रह धारणा से ग्रसित धारणाओं को मान्यता न दी जाए और न ही रूढ़िगत विचारधाराओं को मानकर स्त्रियों को घर की चार दीवारी में कैद कर दिया जाए, बल्कि इन्हें भी समाज के अंदर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाए। बालकों के ही समान इन्हें शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि ये भी समाज के अंदर अपना जीवन अच्छे ढंग से जी सके और महिलाओं के प्रति हो रहे शोषण, अन्याय और अपमान को समाप्त किया जा सके। तो इस प्रकार आज का जो टॉपिक है नारीकरण की विशेषताएं यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।